Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today is our 18th lecture of the information security and it's belong to the ethical and professional issues in the information security. कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डिफरेंट जो प्रोफेशनल इश्यूज़ आ जाते हैं, जो एथिकल और लीगल इश्यूज़, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी किस तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ इन दिस टॉपिक इज़ अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस मटीरियल यू शुड बी एबल टू यूज़ दिस चैप्टर द गाइड ऑफ फ्यूचर रेफरेंस ऑन लॉ। क्या लॉज हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, रेगुलेशन, उसके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉज एंड एथिक्स के डिफरेंट जो हमारे लॉज हैं, एक लॉ जो होता है और एथिक्स होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। लॉ जो होता है वो एक रूल बन जाता है जिसको फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, जिसको फॉलो करना जिसकी हमारी ड्यूटी मस्ट फॉलो करना बन जाता है। बट एथिक्स जो है, जो हम एथिकली परफॉर्म करते हैं, जो एक पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करती है। ठीक है, इसको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई मेजर नेशनल लॉज एंड रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड देन वी डिस्कस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कल्चर एज इट अप्लाइज टू एथिक इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो इंट्रोडक्शन में है, यू मस्ट अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि वो लीगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और एथिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चल रही है। ठीक है। सेकंड, टू मिनिमाइज लायबिलिटीज, रिड्यूस रिस्क, द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर मस्ट। वो कह रहे हैं कि किसी भी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को कम करने के लिए कि कोई हमारी हैक ना हो, हैकर से बचने के लिए या वायरसेस से बचने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए हमें डिफरेंट सिक्योरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अंडरस्टैंड करंट लीगल इन्वायरमेंट, कि अब हमारे जो लीगल इन्वायरमेंट है वो क्या चल रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि कौन कौन सी इन्वायरमेंट है हमारे, क्या क्या है, किस तरह हमें डिस्कशन उनकी करनी है। सेकेंड है स्टे करंट विद लॉज एंड रेगुलेशन, कि हमें लॉज और रेगुलेशंस के साथ रहना चाहिए, हमें अपडेट होनी चाहिए कि हमारे लॉज क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, हमने किस तरह उनको फॉलो करना है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। ये डिफरेंट चीज़ें डिस्कशन में हमें लाएमल लानी चाहिए। ठीक है, ये हमें अपडेट मिलती रहनी चाहिए। वॉच फॉर न्यूज़ इश्यूज़ एंड इमर्ज, हमें न्यूज़ देखनी चाहिए और अपनी अपडेट जो इश्यूज़ हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स हम साइबर क्राइम की भी, जैसे लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो साइबर क्राइम है उसकी भी न्यूज़ अक्सर आ रही थी कि यहाँ पे एक साइबर क्राइम हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने इस तरह रूल आउट किया है, ये यहाँ पे एक साइबर क्राइम हो। तो इन ये जो इश्यूज़ हैं हमें न्यूज़ सुननी चाहिए, ये देखना चाहिए ताकि हमें न्यू इश्यूज़ का पता चलना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या जहाँ से भी हमें न्यू जो इश्यूज़ हैं उनको देखना चाहिए और उनको इमर्ज करना चाहिए ताकि हम उसको रूल आउट कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट है लॉज एंड एथिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में लॉज और एथिक्स क्या क्या है। लॉज और एथिक्स का आपने पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में लॉज एंड एथिक्स का क्या लाए अमल है वो हम देखते हैं। लॉज क्या हैं? सबसे पहले तो डेफिनेट है रूल्स डेट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टेन सोसाइटी बिहेवियर, कि हमें किसी भी एक सोसाइटी पे जो हम रूल लगाते हैं उस पर अप्लाई करते हैं, किसी उसकी सोसाइटी का कोई भी ऐसा बुरा बिहेवियर बचाने के लिए हम कुछ लॉज, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, इसका ये लॉ है कि आपका जो आईडी कार्ड है, जो यूनिवर्सिटी कार्ड है, उसको देख के ही आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉ है जो कि एक ख़ास किसी सिक्योरिटी की बुनियाद पर इन्होंने फॉलो किया है।
इसके अलावा लॉज होते हैं कि आप फ़ी पे करते हैं तो आपको आपका वो एनओसी कार्ड मिलता है, ईडीसी। ये डिफरेंट लॉज हैं जिनको फॉलो करते हैं आप, वो एक ख़ास सोसाइटी के लिए। इसी तरह जैसे आप किसी लेट्स सपोज घर में रह रहे हैं, आप घर किसी एक सोसाइटी में बना हुआ है, तो उस सोसाइटी के कुछ लॉज होंगे कि आपने कूड़ा क्रिकेट यहाँ नहीं फेंकना, उसकी कुछ लॉज होंगे, पानी इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, ये एट ईडीसी मस्ट बी मैनी लॉज। हर सोसाइटी के डिफरेंट लॉज होते हैं और डिफरेंट ये होते हैं। तो ये जो लॉज हैं इनको हमें देखना पड़ता है। क्लियर। और एथिक्स क्या है? डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि हम किसी का बिहेवियर एक्सेप्ट करें कि वो कितना। देखो, अगर मैं आपको कहूँ, अगर ये है कि आपको मैं कहूँ कि पानी जो है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि पानी हमेशा हमें बैठ के पीना चाहिए, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ लॉ, लेकिन ये एथिक्स में आ जाता है कि आप खड़े होकर पिए पानी, तो आपने पी लिया, लेकिन अगर आप बैठ के पिएंगे तो आप एथिकली, आपने इसको एथिक्स को फॉलो किया, ठीक है, आपने एथिकली अपना बिहेवियर शो किया है कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो ये क्या कह रहे हैं कि डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि ऐसा बिहेवियर जिसको हम सोशली एक्सेप्ट करें। क्लियर। आगे है कल्चरल मोड्स, उसमें फिक्स्ड मोरल एटीट्यूड और कस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, एथिक बेस्ड ऑन दीज, कि ऐसे एटीट्यूड जो किसी एक ख़ास ग्रुप पे लागू हों या एक ख़ास सोसाइटी पे लागू हों, उनके एटीट्यूड पे, ऐसे मॉरल एटीट्यूड या कोई ऐसी चीज़ जो ख़ास एक ग्रुप पे लागू की जाए। कि कल्चर, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में है, हमारा कल्चर है कि हम यहाँ पे शलवार कमीज़ पहनते हैं, इवन हम यहाँ पे वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन ये है कि हमारा कल्चर ये है कि शलवार कमीज़, ठीक है, वेस्टर्न में टी शर्ट या पैंट जीन्स वगैरह जो भी है, बट हमारा कल्चर ये है कि हम क्या करें, शलवार कमीज़। तो ये कल्चर है। अब हमारे मुल्क में भी पंजाब का कल्चर कुछ और होता है, सिंध का कल्चर कुछ और होता है, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का कुछ और होता है। तो ये डिफरेंट जगहों का कल्चर है जो अप्लाई उन पे किया जाता है, ठीक है। आगे हैं लॉज कैरीज सेंसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, एथिक्स डू नॉट। जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं, उसको ना कोई फॉलो करे तो वो एक क्राइम में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो लॉ बना हुआ है कि आपने सिग्नल्स को फॉलो करना है। अगर आप सिग्नल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपने अपना रूल तोड़ा है, जिससे आपको फ़ाइन होगा, आपका चलान किया जाएगा, जो कि अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी के भी होते हैं। कोई भी जो उसको गवर्न कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कुछ भी जो भी उसको गवर्न कर रहा है, तो वो जो है उसको फुलफ़िल करना है। लेकिन एथिक्स में कोई अथॉरिटी काम नहीं करती, कोई कुछ नहीं होता। एथिक्स आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्डअप होते हैं, ठीक है। जिस तरह क्लास में आप लोगों की लेट्स सपोज 10 क्लास स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो उसमें हर पर्सनैलिटी की हर एक अलग एथिक्स होते हैं, ठीक है। एथिक्स जो है वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करते हैं, ठीक है। एक इंसान है वो ज़्यादा एथिकल है, वो अपने ज़्यादा एथिक्स फॉलो करता है, दूसरा इंसान है वो कम एथिक्स फॉलो करता है। तो ये जो है ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ये कोई आपको अथॉरिटी नहीं करवा सकती। क्लियर। आगे है ऑर्गेनाइजेशनल लायबिलिटी एंड द नीड ऑफ काउंसिल। लायबिलिटी क्या है? वो कह रहे हैं कि लीगल ओब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी एक्सटेंडिंग बियॉन्ड क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऐसी ओब्लिगेशन कोई ऐसी जो कि आपके क्रिमिनल या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से दूर हो, क्रिमिनल से दूर हो, यानी इंक्लूड्स लीगल ओब्लिगेशन टू मेक रेस्टिट्यूशन। कुछ ऐसी लीगल हमारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, क्राइम से दूर रखते हैं, उनको लायबिलिटी कहते हैं। रेस्टिट्यूशन कहते हैं टू कंपनसेट फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स एम्प्लॉय। कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसने कमिट कर लिया है अपनी किसी एम्प्लॉय से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, और वो कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हुई, तो उससे जो उसका लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने को कहते हैं रेस्टिट्यूशन। क्लियर। आगे है डू केयर, ensuring that employees know that constitute acceptable behavior and know the consequence of illegal and unethical action। एक ऐसी इंश्योरिटी जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं
डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट को एक्सेप्ट करें, उसके बिहेवियर को और उसकी कॉन्सिक्वेंस यानी उसमें डिफरेंट जो नुकसानात हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सब को और अनएथिकल और अनलीगल जो एक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करें। ओके आगे है डू इंटेलिजेंस मेक अ वैलिड एफर्ट टू प्रोटेक्ट अदर, कि हमें ऐसी एफर्ट्स, ऐसे लॉज, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो हम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी नुकसान से। आगे कंटिन्यूली मेंटेनिंग लेवल ऑफ एफर्ट, डिफरेंट लेवल ऑफ एफर्ट्स जो हैं उनको मेंटेन कर सकें। क्लियर, समझ आ रही है कि डिफरेंट जो एफर्ट्स हैं उनको भी हम मेंटेन कर सकें। आगे है ऑर्गेनाइजेशन लायबिलिटी में वो कह रहे हैं कि आगे जुरिस्डिक्शन में कोर्ट, इसमें कह रहे हैं कोर्ट्स राइट टू हियर अ केस इफ़ अ रॉन्ग वाज कमिटेड टू इट्स टेरिटरी और इन्वॉल्व इट्स सिटीजनरी। कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट ऐसा कि डिफरेंट आपको पता है कि हियर्स होती हैं, वहाँ पे हियरिंग होती है, वहाँ पे आपका केस चलता है, कोर्ट सारी आपकी सुनती है बातें और आपके जो गवाह हैं उनको भी पेश करते हैं, आपका लॉयर है वो डिफरेंट चीज़ें आपके सबूत जो प्रूफ्स हैं उनको पेश करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिसीजन देती है। ठीक है, आगे है ये भी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन लायबिलिटी और नीड ऑफ काउंसिल में आ जाता है। लॉन्ग आर्म जुडिशरी में से कहते हैं कि राइट ऑफ एनी कोर्ट टू इम्पोज इट्स अथॉरिटी ओवर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इफ़ इट कैन इस्टेब्लिश जुरिस्डिक्शन। कह रहे हैं कि एक ऐसा कोर्ट, उसको राइट है कि वो किसी भी अथॉरिटी को इम्पोज कर सके कि ये काम किया, चाहे वो किसी एक इंसान को इम्पोज करे कुछ काम करने को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके पास ये राइट होता है कि वो इसको इम्पोज करे और अगले बंदे का भी राइट बनता है कि वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे अपने आप पे। क्लियर, आगे हैं पॉलिसीज वर्सेस लॉ। पॉलिसीज़ में कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ में बॉडी ऑफ एक्सपेक्टेशंस that describe acceptable and unacceptable employee behavior in the workplace, कि जो काम की जगह है हमारी वहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि एक किसी का कुछ बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है, किसी का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता, या किसी का काम जो है वो अपनी आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरी कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं कर रहा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी हैं कि वो ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसको डिस्क्राइब करे कि एक्सेप्टेबल हैं या अनएक्सेप्टेबल हैं बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर आपकी जगह पे। और पॉलिसीज फंक्शन एज लॉज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी के मुताबिक डिफरेंट फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू लॉ परफॉर्म किए जाएँ, मस्ट बी crafted carefully to ensure they are complete, appropriate, fairly applied to everyone। जो भी काम किया जाए, जो भी फंक्शन परफॉर्म हो वो बिल्कुल फेयरली हो, अप्रोप्रिएट हो और हर किसी भी लेट्स सपोज कि कोई जॉब्स की हायरिंग हो रही है तो वो फेयरली हो, ये नहीं है कि वो बस वो अपने चंद जानने वालों के एक दो बंदे हायर कर लें, बस वो जो काम हो वो पूरा कंप्लीट अप्रोप्रिएट तरीके से हो, अच्छे से हो और हर कोई इसको फॉलो कर रहा हो। क्लियर, आगे है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड लॉ। पॉलिसी और लॉ में क्या डिफरेंस है? अब आगे हमने पॉलिसी लॉ एंड एथिक्स में पढ़ा था, अब पॉलिसी एंड लॉ में है कि इग्नोरेंस ऑफ पॉलिसी इज एन एक्सेप्टेबल डिफेंस। पॉलिसी क्या है, लॉ का हुआ मैंने आपको बताया आगे, इग्नोरेंस ऑफ ए पॉलिसी इज एन एक्सेप्टेबल डिफेंस, कि अगर आप पॉलिसी को इग्नोर करेंगे तो ये एक डिफेंस पे आप डिफेंस कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल डिफेंस है। अगर कोई कोर्ट में करता है अपील तो वो एक्सेप्टेबल होगा कि आप इस पर डिफेंस करते हो कि उसने आपकी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। आगे है क्राइटेरिया ऑफ पॉलिसी इन्फोर्समेंट में डिसमिनेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यूज़ यानी आपने जो रीडिंग की है, कंप्रीहेंशन मतलब कि जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, कंप्लायंस यानी एग्रीमेंट जो आपने डिफरेंट एग्रीमेंट्स की हैं, यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट, ये जो हैं ये आपकी पॉलिसी में शामिल है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिसी में। डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी रीडिंग्स जो आपके रिव्यूज़ हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया है और क्या आपने एग्रीमेंट्स किए हैं, और आपकी यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट, ये जो चीज़ें हैं किसी भी पॉलिसी के क्राइटेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें होना ज़रूरी है।
क्लियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लॉ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ हैं इसमें, सिविल है, क्रिमिनल है, प्राइवेट है, पब्लिक है। देखेंगे सिविल सबसे पहले कौन सी है, गवर्न्स नेशन और स्टेट मैनेज। गवर्न्स नेशन और स्टेट, किसी एक स्टेट की या किसी एक जो कोई गवर्न के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, किसी एक स्टेट की जो उसको मैनेज रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज एंड पीपल। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज़ और लोगों के दरमियान जो मैनेज करते हैं उनको क्या कहते हैं, ये सिविल कहते हैं। क्रिमिनल क्या है, एड्रेसेस वायलेशन हार्मफुल टू सोसाइटी एक्टिवली इन्फोर्स बाय द स्टेट। ये तो आपको नाम से पता चल रहा है कि क्रिमिनल क्या है, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आपकी सोसाइटी को हार्मफुल होते हैं और आपके रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं, आपके एड्रेसेस को वायलेट कर रहे होते हैं और आपकी कोई बात नहीं सुन रहे होते, और उनको जो है वो एज अ स्टेट हो, चाहे वो किसी एक सोसाइटी में हो, चाहे वो किसी एक पार्ट ऑफ द कंट्री हो, चाहे वो किसी एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, तो वो क्या एक ही पार्ट में आते हैं, वो क्रिमिनल में आते हैं। आगे है प्राइवेट, रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स रेगुलेट होते हैं, चाहे वो आप एक पर्सन पे हों, चाहे वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन पे हो, ठीक है। उनमें रिलेशनशिप होता है, रेगुलेट हुआ होता है, जिसमें हमने देखना होता है कि कौन सा पर्सन की कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। पब्लिक में क्या है, रेगुलेट स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिलेशनशिप विद सिटीजन एम्प्लॉयज़ एंड अदर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है या तो वो अपनी ही गवर्नमेंट के साथ, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने सिटीज़न जो सिटी के उनके लोग हैं उनके साथ जो है वो इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करें, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके रिलेशनशिप्स को, एजेंसीज को, रूल्स को फॉलो करें। तो ये सारे किस में आते हैं, पब्लिक लॉज में आते हैं। एक सिविल लॉज हैं, एक क्रिमिनल लॉज हैं, प्राइवेट लॉज हैं और पब्लिक लॉज हैं। इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेलेवेंट यूएस लॉज कहती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन अ लीडर इन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कंट्रीब्यूट टू मोर रिलायबल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड स्टेबल इकोनॉमी, कि जो लेजिस्लेशन कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा रिलायबल है बिजनेस इन्वायरमेंट में और आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने में, ठीक है। डिफरेंट उन्होंने बताया कि EU एज US ऑन प्राइवेसी है और US एज चाइना ऑन कंजर्वेशन है। ये डिफरेंट जो है कंजर्वेशन जो होती है और प्राइवेसी होती है, डिफरेंट उसमें लॉज में आ जाती हैं। इसको हम देखते हैं, US हैज़ स्पेसिफाई पेनल्टीज़ फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग टू फॉलो रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ इन US सिविल स्टेट। ये कुछ US के लॉज थे जिसको मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपको लिए इजी होंगे पढ़ना, थोड़ा सा नॉलेज में। जनरल कंप्यूटर क्रिमिनल लॉ, क्राइम लॉज। अब कंप्यूटर के जो क्राइम लॉज हैं उनको देख लेते हैं। कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट इन 1986। कंप्यूटर पे जो पहला फ्रॉड हुआ और कोई अब्यूज़ एक्ट हुआ वो 1986 में हुआ। CFA एक्ट कहते हैं इसको, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1996। नेशनल जो NIA होते हैं ना, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है, ये 1996 में ये लॉ है, ये नाम है लॉज के। 1996 में हुआ। USA पेट्रियट एक्ट 2001 में US के लॉज हैं। US पेट्रियट इम्प्रूवमेंट एंड रीऑथराइजेशन एक्ट है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट 1960, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आगे है प्राइवेसी, वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। प्राइवेसी जो है ओवरली हर एक इंसान, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो कंप्यूटर के लिहाज से। अब आपका लेट्स सपोज आपका व्हाट्सएप ही है, सो इट्स हैड सम पर्सनल थिंग्स, ठीक है। आप हर किसी को अपना व्हाट्सएप नहीं दिखाते, आपकी फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन होती हैं, आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन होती हैं। फेसबुक अकाउंट है, उसमें भी आपकी पर्सनल आपका अकाउंट है, प्राइवेसी है उसमें। आप अगर आप लेट्स सपोज प्रोफाइल अपनी पिक्चर लगाते हो, सम पीपल उसमें प्राइवेसी इम्प्लीमेंट करते हैं। पिक्चर्स आप लोग फेसबुक पे अपलोड करते हो, उसमें प्राइवेसी इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये प्राइवेसी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है। इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम
सेंशियंट इंट्रूजन्स। अब इसकी चीज़ में बताते हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी इंटरप्शन में, किसी स्टेट में एक ज़रूरी नहीं है कि उसमें किसी भी चीज़ की इंट्रूजन्स हो, ठीक है, उसको इंट्रूजन से फ्री होना चाहिए। Ability to aggregate data from multiple sources allow creation of information database previously unheard। कि ऐसी एबिलिटी जिसमें हम मल्टीपल सोर्सेज हैं उनको अलाउ करें इंफॉर्मेशन डाटाबेस में प्रीवियसली जो हमने नहीं सुने होते। प्राइवेसी ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब कस्टमर इन्फॉर्मेशन क्या है कि कोई हमारे पास कस्टमर है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसकी ओवरव्यू, एक डॉक्टर है, उसके पास एक अगर पेशेंट आता है, वो उसका कस्टमर है, तो उसका रूल बनता है कि वो उसकी प्राइवेसी को, उसकी डिजीज़ के बारे में किसी और से ना डिस्कस करे अगर वो प्राइवेट रखना चाह रहा है, तो ये प्राइवेसी है, ठीक है। प्राइवेसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ ए कॉमन कैरियर रेगुलेशन, जिसमें फेडरल प्राइवेसी एक्ट 1974 में आया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट 1986 में आया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविजन, जैसे मैंने भी आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी है, 1996 में आया। फाइनेंशियल सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन एक्ट जो है, ग्राम लीज वैली एक्ट इन 1999 में, डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट रूल्स और लॉज आए थे। अगर आप इन लॉज को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो आप गूगल कर सकते हैं इजीली, बस क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक कुछ हो रहा है हमारा, इनको बस इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी था कि कौन कौन से आपके इस तरह रूल्स हो सकते हैं। आगे है आइडेंटिटी थेफ्ट। फेडरल ट्रेड कमीशन occurring when someone uses for personally identifying information like your name, social security number और क्रेडिट कार्ड नंबर विदाउट योर परमिशन टू कमिट फ्रॉड टू अदर क्राइम। कि फेडरल ट्रेड कमीशन जो है वो तब अकर होती है जब कोई आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे कोई आपका नाम पूछता है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछता है, या आपका क्रेडिट कार्ड में से कोई पिन नंबर पूछ लेता है, विदाउट योर परमिशन आपका लैपटॉप को यूज़ कर लेता है, आपके पासवर्ड को हैक कर लेता है। ये सारे किस्में हैं फ्रॉड ट्रेड कम्युनिकेशन में, ठीक है। फ्रॉड एंड रिलेटेड एक्टिविटी इन कनेक्शन विद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन फीचर एंड इन्फॉर्मेशन, के डिफरेंट ऑथेंटिकेशन फीचर और इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये सारे फ्रॉड में आते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई आपके लैपटॉप में से कोई डाटा आपको चोरी कर लेता है या आपकी फेस में से आपका प्राइवेसी आपकी को ख़राब करता है, तो ये भी फ्रॉड में आ जाता है, ठीक है। उसने फ्रॉड किया है, आपको उसने साइबर क्राइम किया है, ये साइबर क्राइम में आ जाता है। तो उसके ये साइबर क्राइम के बाद टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ये है कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें उसके बाद कौन कौन से लॉज हैं जिनको फॉलो किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स एंड एस्पिनेट लॉज हैं। इकोनॉमिक एस्पिनेट एक्ट ऑफ 1996, ये कुछ लॉज हैं। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थॉट इंक्रिप्शन एक्ट 1996 में हुआ, ठीक है। आगे यूएस कॉपीराइट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज एज अ प्रोटेक्टेड एसेट इन यूएस, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो क्या है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूएस एसेट्स में। कॉपीराइट लॉ एक्सटेंड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। लेट्स सपोज इसका ये है कि कोई रिसर्च पेपर लिखता है या कोई अपना गाना अपलोड करता है या कोई ऐसी वीडियो शेयर करता है, उसको कोई और कॉपी करके अपना नाम, उसका नाम चेंज करके अपना नाम दे के उसको पब्लिश करवा ले, कोई बुक या अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा ले या कुछ भी ऐसा करवा ले, तो वो किस में आ जाता है, कॉपीराइट में, कि इसने कॉपी किया है। क्लियर। कभी भी आप यूट्यूब में भी किसी की वीडियो उठा के विदाउट आप जब तक आप कॉपीराइट ना लिखो या इस तरह ना करो, आप किसी के पेपर या किसी के काम किए हुए को दोबारा अपना नाम दे के उसको अपलोड नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक जगह पे, ठीक है। वो कॉपीराइट में, जैसे कि लेट्स होगा आप कोई थीसिस करते हो, तो थीसिस में आपका कोई अपना आइडिया होना चाहिए, आपका सारा रिटर्न फॉर्म आपका अपना होना चाहिए। अगर वो किसी से कॉपीराइट हो जाए या प्लेजरिज्म वगैरह आ जाए तो आपको पता है कि आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो, आपकी पूरी डिग्री तबाह हो सकती है, आपकी डिग्री ख़त्म हो सकती है। ये सारे क्या हैं, कॉपीराइट्स में आते हैं। विद प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट परमिजिबल इन टू इंक्लूड पोर्शन ऑफ अदर्स वर्क एज अ रेफरेंस, कि आपको अगर किसी की कोई प्रॉपर, अगर आपको किसी का काम अच्छा लगे आप उसको पढ़ें, उसकी एक्नॉलेजमेंट में लाएँ या उससे परमिशन लें या और उसका रेफरेंस दें,
आपने अगर एक चीज़ पढ़ी है और आपने अपनी रिसर्च में वो बात करनी है तो आप उसको डिस्कस ज़रूर करें, लेकिन उसका रेफरेंस दें कि ये मैंने चीज़ यहाँ से उठाई है। जब आप रेफरेंस दे देते हैं तो इट्स मीन कि आपने कॉपीराइट नहीं किया, आपने उस बंदे के रेफरेंस से ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है, वो आपकी अपनी नहीं है। लेकिन जब जिस चीज़ को आप विदाउट रेफरेंस आप अपनी एक नाम दे रहे हो तो कि ये मेरा काम है और ये मैंने लिखा है, उसको किसी और के से रेफ़र नहीं करते, तो वो किस में आ जाता है, कॉपीराइट्स में, और वो एक साइबर क्राइम में शामिल हो जाता है। यूएस कॉपीराइट ऑफिस वेबसाइट डिफरेंट कॉपीराइट्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं इसके क्या रूल है, copyright.government, ठीक है, इस पर आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, बस मैं थोड़ा सा ये थोड़ी सी रिपोर्टिंग है जो फाइनेंशियली रिपोर्ट की गई है, ठीक है। आगे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 के इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 1966 में कौन कौन से था, अलाउ एक्सेस टू फेडरल एजेंसी रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन नॉट डिटरमिन्ड टू बी मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यूएस गवर्नमेंट एजेंसी रिक्वायर्ड डिस्क्लोज एनी रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अपॉन रिसेप्शन ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट, सम इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। कि ये डिफरेंट उनके एक्ट्स हैं जो उन्होंने किए हैं, अपने लोगों पे फॉलो किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ रिटर्न फॉर्म में रिक्वेस्ट होती हैं वो उनको एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, लेकिन उस पर किसी का कॉपीराइट ना हो, ठीक है, और वो पूरा आपका एक्ट फॉलो करते हैं कि आपकी चीज़ को वो प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर। आगे है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये क्या है, यूएस कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एफर्ट टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट। कि यूएस ने जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कॉपीराइट पे, ट्रेडमार्क पे और और प्राइवेसी पे, कि प्राइवेसी भी लोगों की रहे, कोई कॉपीराइट ना कहे, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फॉलो करते हैं। अ रिस्पॉन्स टू यूरोपियन यूनियन डिटेक्टिव 95-46 which adds protection to individual with regard to processing and free movement of personal data। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यूएस का डाटा डाला ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। स्टेट एंड लोकल रेगुलेशन। स्टेट एंड लोकल रेगुलेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज एग्जिट एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल। कि डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, कुछ डिफरेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एज अ इंटरनेशनल लेवल, एज अ नेशनल लेवल, एज अ स्टेट लेवल, एज अ लोकल लेवल, इन सब पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमें उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टेट रेगुलेशन एंड इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लेंट विद रेगुलेशन। ये इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस को, और वो इंश्योर करवाती है कि वो इन रेगुलेशंस को फॉलो करने में आपकी हेल्प आउट करती है, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेट एंड लोकल रेगुलेशंस हैं। आगे इंटरनेशनल लॉ, लोकल लीगल बॉडीज हैं, आईटी प्रोफेशनल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स should realize that when organization do business on the internet they do business globally। ऑब्वियसली कि जो कंपनी जो इंटरनेट पे बिजनेस करती है इसका मतलब है कि पूरी ग्लोबली, इंटरनेट ग्लोबली वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली है, किसी एक कंट्री या एक पार्ट का नहीं है, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही होती है, ठीक है। तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। प्रोफेशनल मस्ट बी सेंसिटिव टू लॉज एंड एथिकल वैल्यूज़ ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर, सोसाइटीज़ एंड कंट्री। और जो भी प्रोफेशनल हो वो लॉज को फॉलो करने के लिए, एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डिफरेंट कल्चर्स हों, सोसाइटीज़ हों और डिफरेंट कंट्रीज़ हों, इन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे नीचे वो थोड़ा सा ये कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी द रिलेशनशिप अमंग नेशन एंड डिफरेंट कल्चर देयर आर फ्यू इंटरनेशनल लॉज रिलेटिंग टू प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। डिफरेंट उन्होंने प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनाई है जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एग्रीमेंट कवर 5 इश्यूज़, 5 इश्यूज़ जो हैं वो कवर करते हैं जो एग्रीमेंट बनाया था। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसकी एप्लीकेशन को गिविंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
आगे इन्फोर्समेंट ऑफ दोज राइट बाय कंट्रीज इन देयर ओन टेरिटरीज, सेटलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिफरेंट जो लड़ाई झगड़े हैं उनको सेटल किया जाए हमारी। ट्रांजिशनल एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स वाइल न्यू सिस्टम इज़ बीइंग, अगर कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसका ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स जो हैं उनको हम फॉलो करें, ठीक है, उनको हम डिस्कस करें। आगे है यूनाइटेड नेशन चार्ट, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। इसका काउंट है द 10 कमेंडमेंट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर के एथिक्स कौन कौन से इसमें है? 2 शाल नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू हार्म अदर, को ऐसा कंप्यूटर को यूज़ करेंगे कि दूसरों को हार्म ना हो, ठीक है। नॉट इंटरफियर विद अदर पीपल कंप्यूटर वर्क, किसी दूसरे कंप्यूटर पे काम करने वालों को कोई वो इंटरफियर ना करे, और कंप्यूटर की फाइल्स को कोई ना स्नूप करे, और कंप्यूटर के डाटा को स्टील ना करे, ठीक है। कोई फॉल्स विटनेस वगैरह को नहीं बियर किया जाएगा। उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो पेड नहीं होते, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते। ऑथोराइजेशन और प्रॉपर कंपनसेशन हो, हमारी इंटेलेक्चुअल आउटपुट्स आएँ हमारी, और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, राइटिंग है, उनकी डिज़ाइनिंग जो है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और कंसिड्रेशन और रिस्पेक्ट ऑफ फेलो ह्यूमन, डिफरेंट दूसरे लोगों की हमें कंसिड्रेशन और रिस्पेक्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एथिक डिफरेंट क्रॉस कल्चर में कल्चर डिफरेंस क्रिएट डिफ़िकल्टी इन डिटरमिन व्हाट इज़ एंड नॉट एथिकल। डिफ़िकल्टी अराइज व्हेन वन नेशनैलिटी एथिकल बिहेवियर कन्फ्लिक्ट विद एथिक्स ऑफ अदर, कि तभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब एक एथिकली जो एक सोसाइटी है एथिकली रॉन्ग हो दूसरी से, या चेंज हो, या उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो, या वो मैच ना कर रहे हों, ठीक है। डिफरेंट आगे एग्जांपल दिए, जैसे एशियन कल्चर हैं यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन कंसीडरिंग सॉफ्टवेयर पायरेसी बाय अदर नेशन, तो वो दूसरों की जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है उसको दूसरी नेशन को भी यूज़ कर। एथिक्स एंड एजुकेशन ओवरराइडिंग फैक्टर इन लेवलिंग एथिकल परसेप्शन विद इन अ स्मॉल पॉपुलेशन इन एजुकेशन है। आगे एम्प्लॉयज़ मस्ट बी ट्रेन इन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ, कि हमें अब एम्प्लॉय इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि जिनको एथिकली बिहेवियर हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में भी नॉलेज हो, और प्रॉपर एथिकल ट्रेनर्स हों उनको हमें, ताकि हमारा रिस्क कम से कम आए, ठीक है। डिफरेंसेस टू अनएथिकल एंड इलीगल बिहेवियर, जो 3 जनरल कॉजेज हैं अनएथिकल बिहेवियर के, वो है इग्नोरेंस, एक्सीडेंट और इंटेंट, कि हम इग्नोर करें, एक्सीडेंट हो जाए बाय चांस, या इंटेंट करें। डिफरेंस क्या है? बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग इनलीगल एथिकल इश्यूज में लॉज को फॉलो करें, पॉलिसीज़ को फॉलो करें, और टेक्निकल कंट्रोल्स रखें। लॉज और उसकी पॉलिसीज़ जो हैं उनकी डिफरेंट 3 कंडीशन है। फियर ऑफ पेनल्टी, कि हमें पेनल्टी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट, कि हम पकड़े जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनल्टी बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन, के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ओबियसली। कोड्स ऑफ एथिक एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सेवरल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टैब्लिश कोड्स ऑफ कंडक्ट, ओबियसली उन्होंने डिफरेंट कोड्स ऑफ कंडक्ट और एथिक्स बनाए हैं, उनको हमें अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हैं वो फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फॉलो करें और प्रोफेशनली उन लॉज को हम अप्लाई करें। एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी है ACM स्टैब्लिश 1940। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ACM चैप्टर जैसे होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी आता था, द वर्ल्ड फर्स्ट एजुकेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग सोसाइटी। इसमें डिफरेंट कोड्स ऑफ एथिक्स होती हैं, नो हार्म हो, हमारी प्रोटेक्शन हो, प्राइवेसी और दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। आगे इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी है, कोड ऑफ एथिक्स हैं, इसमें डिफरेंट प्राइमरी हमारे डिज़ाइन हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया गया। आगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, सैंस जिसको कहते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ लार्ज मेंबरशिप डेडिकेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत ज़्यादा मेंबरशिप हों, जिसमें वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, अपनी सारा जो काम है वो डेडिकेट करते हैं प्रोटेक्शन में, कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहे। आगे कह रहे हैं सैंस ऑफर सेट ऑफ सर्टिफिकेट कॉल्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस। ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी देता है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी अपनी ड्यूटी करेंगे आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन विद फोकस ऑन ऑडिटिंग कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, कि हमें ऑडिटिंग पे फोकस करना चाहिए, सिक्योरिटी कंट्रोल पे भी, कंसंट्रेटिंग ऑन प्रोवाइडिंग IT कंट्रोल प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड, और ISACA में कोड ऑफ एथिक्स उसके प्रोफेशनल में। आगे नॉन प्रॉफिट सोसाइटी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, और प्राइमरी मिशन है हमारा बीइंग अदर क्वालिफाइड
और हमारी आगे प्रमोट ऑफ कोड, ये डिफरेंट कोड्स हैं ISC, जिसको ISACAN ACM डिफरेंट कोड्स हैं ये, जिनका नाम जैसे कि मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA जिसको कहते हैं। कीज़ यूज फेडरल एजेंसीज DHA जिसको डिपार्टमेंट, ये हमारी काम की नहीं है लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। समरी है लॉज जो हमने पढ़ा है, रूल दैट मैंडेट और प्रोहिबिटेड सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी ड्रॉन फ्रॉम एथिक्स। एथिक्स क्या है, डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि आप किसी का बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल करें और बेस्ड ऑन कल्चर मोड्स, तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है। फिक्स मोरल एटीट्यूड और कस्टम ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। और टाइप्स ऑफ लॉ में सिविल आते हैं, क्रिमिनल आते हैं, प्राइवेट आते हैं, पब्लिक आते हैं, ये हमने सारी चीज़ें। उसके बाद हमने US लॉज के बारे में डिस्कस किया और हमने डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट डिफरेंसेस पढ़े एथिकल्स के इश्यूज़ में, फिर हमने डिफरेंट कोड्स एंड कंडक्ट्स पढ़े, ठीक है, ये हमने अपना। और इसके बाद रेलेवेंट US लॉज में जैसे हमने कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव कोड्स ऑफ कंडक्ट, मैंने ये बताया था, ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज लायबिलिटी इफ इट रिफ्यूज टू टेक, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। डॉट डेलिजेंस रिक्वायर्ड एट ऑर्गेनाइजेशन मेक वैलिड एफर्ट, डिफरेंट वैलिड एफर्ट होने चाहिए मेंटेन करने के लिए अपनी एफर्ट्स को, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यही था, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।